गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र में अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका भाग 3। इसमें भाग 3 में आप लोग इसके पहले आप लोगों ने उत्पादन कैसे होता है और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन पढ़े थे। अब हम लोग इसमें उत्पादन के जो साधन हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन से उत्पादन के साधन हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले उत्पादन का साधन है भूमि। जो ये आपका भूमि है, भूमि ये उत्पादन का प्रथम साधन कहलाता है। मैंने उसको इसके पहले भी आपको बताया था कि भूमि, वैसे तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग भूमि तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह कहलाती है उसे हम भूमि कहते हैं, है ना, जिसमें हम रहते हैं, खेती करते हैं और उद्योग धंधे लगाते हैं। हर एक चीज़ जो कि भूमि के बिना संभव नहीं है उसे हम भूमि कहते हैं। किंतु साधारण बोलचाल की भाषा में इसको भूमि कहते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में हम लोग भूमि का अर्थ जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त मतलब उस मनुष्य को निःशुल्क रूप में उपहार प्राप्त है और इसे पाने के लिए वो किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया है, इसको हम लोग भूमि कहेंगे। तो आपकी पुस्तक में भी भूमि का वही अर्थ बताया है कि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, जिसे मनुष्य पाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया है। और इसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें व्यक्ति घर बनाकर रहता है, उद्योग धंधे स्थापित करता है, खेती बाड़ी करता है और बहुत सारे जो काम है उसको करता है, उसे हम भूमि कहते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में भूमि जिससे हमको आय प्राप्त होती है उसको हम भूमि कहते हैं। भूमि में एक तरफ से देखा जाएगा, जैसे हम साधारण में देखोगे हम लोग मकान बना कर रखे हैं और मकान में हम लोग रहते हैं उसमें तो ठीक है, लेकिन एक खाली मकान पड़ा हुआ है भूमि में और उससे हमको किसी प्रकार का आवक नहीं है तो हम उसको भूमि नहीं कहेंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भूमि की प्रमुख विशेषताएं दी हुई है, आपकी पुस्तक में कहानी के तौर पर दिया हुआ है कि भूमि क्या है और भूमि से हमको किस प्रकार से, मतलब भूमि किसे कहते हैं। इसमें आपको ये बताया है कि भूमि का अर्थ क्या है और भूमि में हम लोग रायपुर में भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसमें रायपुर शहर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसके बारे में यहाँ पर भूमि में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो रायपुर शहर है, रायपुर जिसको हम छत्तीसगढ़ की राजधानी कहते हैं, और वो शहर में देखेंगे आबादी भी उसी प्रकार की है। जिस प्रकार से यहाँ पर रायपुर शहर में लोगों की जो बसाहट है वो बहुत अधिक है। उसका प्रमुख कारण क्या है? बसाहट का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोग, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो बहुत आयत मात्रा में है। देखा जाएगा तो रोजगार के साधन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है। पहले के समय में लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करने के लिए खेती में गांव में रहते थे लोग, लेकिन जैसे जैसे रोजगार के साधन उनको शहर में मिलते गए वैसे वैसे लोग गांव से शहर की ओर आने लगे और वहां पर बसने लगे। उसी में यहाँ पर देखेंगे रायपुर शहर में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रायपुर शहर में जो बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें बसाहट पाई गई है। तो यहाँ पर जो भूमि है, भूमि में रायपुर शहर का बताया है कि रायपुर शहर में लोग अधिक मात्रा, यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हैं। उद्योग धंधे अधिक मात्रा में हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को बहुत अधिक मात्रा में रोजगार मिल रहे हैं। मतलब वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और वहाँ पर देखेंगे जो गांव क्षेत्र है वहाँ पर लोग कृषि कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर सभी लोग भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने भूमि की विशेषता पहले भी बताया था, लेकिन अब पाठ में है इसलिए आपको बता रही कि भूमि प्रमुख रूप से देखेंगे ये एक अगतिशील साधन है। भूमि सीमित मात्रा में पाई जाती है। भूमि एक निष्क्रिय साधन है। भूमि
देखेंगे गतिहीन होती है, गतिशील नहीं अगतिहीन होती है। और इसमें देखेंगे ये स्वयं में अपने आप में उत्पादन करता नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ भूमि की विशेषताएं हैं। एक तो है कि भूमि में देखेंगे भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, जिससे आय प्राप्त होती है और निःशुल्क उपहार प्राप्त है, और इसे पाने के लिए मनुष्य किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करता। एक तो ये है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। दूसरा है कि भूमि एक निष्क्रिय साधन है। भूमि निष्क्रिय साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्वयं में अपने आप में उत्पादन करता नहीं होते हैं। जब तक का मनुष्य इसमें पूंजी और श्रम नहीं करता तब तक का इसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं होता है। इसलिए उत्पादन के साधन में भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है कि भूमि एक निष्क्रिय साधन है। भूमि गतिहीन साधन है। गतिहीन इसलिए कि भूमि को एक जगह से दूसरे जगह हम लाना ले जाना नहीं कर सकते, क्योंकि भूमि को हम एक जगह से एक जगह वो स्थिर होती है। स्थिर होने के कारण से हम केवल उसकी मूल्यों में कम या अधिक मात्रा कर सकते हैं। उसी प्रकार से भूमि सीमित मात्रा में होती है। भूमि जिसके नाम पर जितनी है वो उतना ही रहता है, और उसका मूल्य भले ही आगे बढ़ते और कम होते रहता है, किंतु इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जाता। भूमि में विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि भूमि में देखेंगे कहीं पर मरुभूमि है, कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं पर देखेंगे लाल मिट्टी वाली भूमि है, कहीं दोमट मिट्टी है। इस प्रकार से इसमें भूमि की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी में देखेंगे इसमें जो बताया है कि रायपुर शहर में जो भूमि पाई गई है उसमें किस प्रकार से लोगों का जो बसाहट है वही बताया गया है। और वहाँ पर अधिक बसाहट क्यों है? क्योंकि वहाँ भूमि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि भूमि यहाँ पर लोगों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। दूसरा देखेंगे श्रम क्या है? श्रम की परिभाषा अगर हम अर्थशास्त्र में करते हैं तो श्रम एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मानसिक रूप से कार्य करता हो, चाहे वह शारीरिक रूप से कार्य करता हो, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जब वह लाभ कमाता है उसे ही हम श्रम कहते हैं। वैसे तो मनुष्य बहुत सारे काम करता है, जैसे एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक मजदूर है या फिर एक कारीगर है। ये सारे लोग श्रम का काम करते हैं। कोई मानसिक रूप से काम करता है तो कोई शारीरिक रूप से काम करता है, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो एक चीज़ है कि यहाँ पर चाहे वो खेत में मजदूर काम करता है तो भी वह उसका उद्देश्य होता है कि उसे उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। एक उद्योग में अगर कर्मचारी काम करता है तो वो उसे एक काम के बदले में एक आस होती है कि वह उसे एक समय के बाद निश्चित वेतन मिलेगा। एक उद्योगपति है उसे भी एक वो रहता है कि उसे लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो श्रम वो क्या है, चाहे वह किसी भी प्रकार से किया हो, चाहे वो शारीरिक रूप से करता हो, चाहे वो मानसिक रूप से करता हो, उसे हम श्रम कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे श्रम को भी देखेंगे अलग अलग रूप से, जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना। ये जो लोग हैं ये लोग खास करके देखेंगे ये मानसिक रूप से काम करते हैं। शारीरिक रूप से काम बहुत कम होता है, किंतु ये मानसिक रूप से काम करते हैं। ये इनका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो बच्चों इसमें इन लोगों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उसी प्रकार से श्रम की जो विशेषताएं हैं वे प्रमुख रूप से देखेंगे। इसमें श्रम की विशेषता सबसे पहला है कि श्रम सक्रिय उत्पादन के 5 साधन हैं। 5 साधनों में से श्रम ही एक ऐसा साधन है जो कि सक्रिय साधन है, और सक्रिय साधन होने के कारण से इसमें सक्रिय साधन इसलिए कहलाता है क्योंकि जब तक का कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योग में काम करने वाला कर्मचारी क्यों ना हो, ये जब तक का वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तब तक का कोई भी काम संभव नहीं होता है। इसलिए उत्पादन को यहाँ पर सक्रिय साधन माना जाता है कि जब तक का श्रमिक वहाँ उपस्थित नहीं होगा तब तक का कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे श्रम गतिशील साधन है, कम गतिशील, पूंजी की अपेक्षा ये कम गतिशील होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना कर सकते हैं।
श्रम साधन एवं साध्य दोनों हैं। श्रम साधन एवं साध्य दोनों है, मतलब जो व्यक्ति श्रम करता है वही उपभोग करता भी होता है, इसलिए इसको श्रम साधन एवं साध्य दोनों ही माना जाता है। एक है इसमें देखेंगे श्रम, देखेंगे सेवा की भावना से किया गया श्रम अलग होता है, और आर्थिक रूप से काम करने का जो उद्देश्य होता है वो भी अलग होता है। तो इसमें अलग अलग है। श्रम एक सक्रिय साधन है, श्रम गतिशील साधन है, श्रम और साध्य दोनों ही है। और इसमें देखेंगे श्रमिक जब तक उपस्थित नहीं होता तब तक का कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि श्रमिक के आधार पर दी गई है। और देखेंगे इसमें पूंजी के आधार पर देखेंगे तो पूंजी क्या है। पूंजी हम किसी भी आय में जब हम कोई भी चीज़ को लगाते हैं, किसी भी रुपये पैसे को लगाते हैं, उससे हमको अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो ये पूंजी हम उद्योग धंधे में भी लगाते हैं, दुकान में भी लगाते हैं, या फिर हम देखते हैं इसमें, या फिर कृषि कार्य में भी लगाते हैं। किसी भी काम में जो पूंजी लगाते हैं उससे हमको दुगना लाभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। इसी में पूंजी की जो विशेषताएं हैं, पूंजी एक गतिशील साधन है, पूंजी निष्क्रिय साधन है, पूंजी एक मनुष्यकृत साधन कहलाता है। क्यों कहलाता है मनुष्यकृत साधन? क्योंकि पूरे विश्व में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पर मनुष्य ही काम करता है, और उसको कार्य करने के बदले में उसे ये उसका उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मनुष्यकृत साधन। मतलब मनुष्य काम करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाए, किंतु एक जो जानवर है काम करते हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। और श्रम गतिशील पूंजी गतिशील साधन होता है। अधिक गतिशील जो साधन है, 4 साधन है, उसमें सबसे अधिक साधन गतिशील साधन पूंजी का है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब गति करता है। ये रात भर में बहुत अधिक लाभ भी दे सकता है, बहुत अधिक हानि भी हो सकती है, इसलिए इसकी गति बहुत अधिक रफ्तार की होती है। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है आपका, वो उदाहरण अगले वाले भाग में मैं पढ़ाऊँगी। इसमें अभी हम लोग क्या, जैसे भूमि क्या है, श्रम क्या है, पूंजी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया आपको। अब हम लोग इसमें साहस के बारे में अध्ययन करेंगे। साहस जो कि उत्पादन के कार्यों में पूंजी लगाता है और लाभ हानि का पूर्ण रूप से स्वामी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साहस कहते हैं, साहसी व्यक्ति कहते हैं। साहसी दूरदर्शिता होता है, साहसी एक वेतनभोगी नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से लाभ हानि का स्वामी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इसको श्रम के आधार पर। ये जो उत्पादन के साधन का सबसे प्रमुख कार्यकर्ता होता है साहसी। जब तक का वो किसी भी उत्पादन में पूंजी नहीं लगाएगा तब तक का कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि श्रम चाहे वो भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो या फिर संगठन हो, किंतु अगर साहस नहीं होगा तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन संभव नहीं होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग ने आज जो भूमि, पूंजी, श्रम और साहस के बारे में अध्ययन किए। अब उसका जो उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है कि एक श्रमिक को किस प्रकार से किया जाता है, एक पूंजीपति किस प्रकार से वो रहता है, जो भूमि करता है वो अपनी भूमि को किस प्रकार से, तो उसको हम विस्तृत रूप में अगले भाग में पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन इसके पहले मैंने इसके बारे में समझाया कि भूमि किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं, साहस किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग की पुस्तक में तो दिया नहीं है, किंतु आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।